हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। तो आज का जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो है क्लास 9th हिंदी कोर्स बी के लिए। तो क्लास 9th वाले स्टूडेंट जो 8th से 9th में आते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा चीज़ें चेंज होती हैं, तो वो थोड़ा परेशान भी होते हैं कि किस तरीके से क्या चीज़ें करनी है। तो इतना एकदम क्लियर है कि आपके पास अगर बुक है स्पर्श भाग 1 और संचयन भाग 1, तो इसका मतलब आप कोर्स बी पढ़ रहे हैं। थोड़ा ध्यान ये रखिएगा क्योंकि ए और बी दोनों चलता है। अब आपको ये नहीं पता, अगर आपके पास स्पर्श और संचयन है तो आपको नहीं पता कि ए में क्या सिलेबस है, लेकिन उस ऐसा ना हो कि धोखा हो, आप थोड़ा सा गड़बड़ पड़ जाएं। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर कोशिश करा रही हूँ कि सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर हो। तो जैसे मैंने बताया कि आपको क्या कहते हैं, स्पर्श और संचयन है तो आप कोर्स बी में हैं। लेकिन अगर आपके पास में क्षितिज और कृतिका बुक है तो इसका मतलब है कि आप जो हैं वो कोर्स ए को माइंड करते हैं। ठीक है, अब इनमें व्याकरण का, लेखन का, इन सब का सिलेबस जो है वो अलग अलग रहता है। अब आपकी अगर हम बात करें जो कोर्स बी वाले स्टूडेंट हैं तो उनके पास जो बुक है स्पर्श और संचयन, इसके अलावा आपके पास व्याकरण और लेखन भी है जिनके सिर्फ टॉपिक आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, लेकिन आपके पास में इसकी रिलेटेड कोई बुक नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, बुक नहीं है तो क्या हुआ, हम है ना पढ़ाने के लिए। तो अभी सबसे पहले जो हमने शुरू करी आपकी वो है स्पर्श बुक, और स्पर्श बुक में आपके पास 10 अध्याय हैं। 10 अध्याय में 5 आपके पास गद्य खंड में है, 5 आपके काव्य खंड में है। तो गद्य खंड हमने पहले शुरू किया, क्यों? क्योंकि भाई बुक में सबसे पहले गद्य खंड ही है। तो गद्य खंड में हमारे पास 5 में से अभी तक हम 3 अध्याय कर चुके हैं। कितने अध्याय कर चुके हैं? 3 अध्याय, जिसमें है दुख का अधिकार, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, और तीसरा है अतिथि तुम कब जाओगे। आज हम चौथा अध्याय आपको कराने वाले हैं, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। यहाँ एक व्यक्ति और उसकी अचीवमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। मशहूर साइंटिस्ट सीवी रमन, यानी कि चंद्रशेखर वेंकट रमन के बारे में। और चैप्टर है हमारा वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन। अब आप लोग पढ़ते तो हैं पर इस चैप्टर का मतलब भी तो समझ में आना चाहिए। वैज्ञानिक चेतना, बहुत सारे लोगों को साइंस में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं दिलचस्पी होती है, लेकिन वो अपने फोकस को सही रास्ते पर नहीं ले जा सकते, और जब ले जाते हैं तो उसके बीच में भी बहुत सारे हडल्स होते हैं बनने के लिए। तो वैज्ञानिक चेतना यानी कि जागरूकता, यानी कि लोगों के अंदर उसका इंटरेस्ट जगाने के वाहक रहे हैं चंद्रशेखर वेंकट रामन। यानी कि ये एक ऐसा व्यक्तित्व रहा है जो लोगों के अंदर ये इच्छा जागृत करता है कि भाई मुझे भी एक वैज्ञानिक बनना है। तो शुरू करें। आज इस चैप्टर का हम करेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन, यानी कि संपूर्ण व्याख्या करेंगे, हर एक चीज को हम अच्छे से समझेंगे। अब बात करें तो चैप्टर में जो है बुक में बहुत लेंदी दिया गया है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके इसकी आपको समरी प्रस्तुत करी है, लेकिन हर एक चीज इसमें हमने इंक्लूड करी है। तो देखिए ध्यान से, आज हम कर रहे हैं क्लास 9th हिंदी कोर्स बी की हमारी बुक है स्पर्श भाग 1। इसके गद्य खंड का चौथा अध्याय है वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन। इसका कर रहे हैं हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो अब हम इसका चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ें उससे पहले जो है इसे किसने प्रस्तुत किया है, यानी कि इसके राइटर कौन है। इसके राइटर हैं धीरेन्द्र मालवीय। इनके बारे में जानना जरूरी है। अब ये है हमारा लेखक परिचय। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी रहती है कि मैम क्या लेखक परिचय से क्वेश्चंस आते हैं। डेफिनेटली, अगर आपके इंटरनल एग्जाम से, चाहे आप 9th में हो चाहे 10th में हो, इंटरनल एग्जाम्स में लेखक पर आधारित या कवि पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनको तो आप पढ़ ही लीजिए। लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में इसमें बहुत लिमिटेड, कभी कदार क्वेश्चन आए, बहुत ही रेयर होता है कि क्वेश्चन आए कि, और उसमें भी आपको सिर्फ ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो लेखक का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, और उनकी कुछ कृतियाँ, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे इस चैप्टर के लेखक हैं धीरंजन मालवीय। ठीक है, कौन है? धीरंजन मालवीय। ये देखिए इनका पिक्चर भी दिया गया है। धीरंजन मालवीय का जन्म बिहार के नालंदा जिले के हुबवावा गांव में 9 मार्च 1952 को हुआ था। ठीक है, अब इनका जन्म स्थान कहाँ है और इनका जन्म कब हुआ, ये दो चीजें आपको मेन खास तौर से याद रखनी है।
ये MCSC यानी सांख्यिकी, MBA और LLB हैं, यानी कि अब इनकी खुद की अपनी क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए, इन्होंने MCA किया, MSc किया, फिर उसके बाद MBA किया, फिर उसके बाद LLB की। आकाशवाणी और दूरदर्शन से जुड़े मालवे अभी भी वैज्ञानिक जानकारी को लोगों तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। मैंने कहा ना कि मृत्यु तिथि भी याद रखनी, भाई इनकी आपको नहीं याद रखनी पड़ेगी क्योंकि अभी भी जीवित हैं और अभी भी वैज्ञानिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, यानी कि वैज्ञानिकों के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो हम तक पहुंचा रहे हैं। आकाशवाणी और BBC लंदन में कार्य करने के दौरान मालवीय रेडियो विज्ञान पत्रिका ज्ञान विज्ञान का संपादन और प्रसारण करते रहे। ठीक है, तो अब यह ध्यान रखिएगा, जब ये आकाशवाणी और BBC लंदन में काम कर रहे थे, जब ये कार्यरत थे, तभी उसी दौरान मालवीय ने रेडियो विज्ञान पत्रिका ज्ञान विज्ञान का संपादन भी किया था। मालवीय की भाषा सीधी, सरल और वैज्ञानिक शब्दावली ली हुई, क्योंकि ये खुद एक साइंस स्टूडेंट रहे हैं, तो इन्हें जो है वैज्ञानिक जो आपकी लैंग्वेज होती है, वैज्ञानिक भाषा होती है, ये उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए ये सारी चीजें इनके लेखन कार्य में भी हमें स्वतः ही दिखाई देती हैं। यथावश्यक अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी वे करते हैं, अगर जरूरत है तो वो अन्य भाषाओं के शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं। मालवीय ने कई भारतीय वैज्ञानिकों की संक्षिप्त जीवनियां लिखी हैं, जो इनकी प्रमुख पुस्तक विश्वविख्यात भारतीय वैज्ञानिक पुस्तक में समाहित है। तो अब चूंकि इन्होंने क्या है ना, सिर्फ चंद्रशेखर वेंकट रामन नहीं, और भी बहुत भारतीय वैज्ञानिक हैं जिनके बारे में इन्होंने जाना, समझा और हमें बताया जीवनियों के माध्यम से, और ये सारी जीवनियां उनकी एक पुस्तक है विश्वविख्यात भारतीय वैज्ञानिक, उसमें संकलित की गई हैं। तो उसमें हम इन सभी वैज्ञानिकों की जीवनियों को पढ़ सकते हैं। प्रस्तुत पाठ, यानी कि अब जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं चंद्रशेखर वेंकट रामन यानी कि सीवी रमन के बारे में, प्रस्तुत पाठ वैज्ञानिक चेतना के वाहक रामन में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय वैज्ञानिक के संघर्षमय जीवन का चित्रण किया गया है। तो ध्यान रखिए, ये प्रथम भारतीय वैज्ञानिक रहे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। किन्हें? रामन को। अब इनके जीवन में बहुत सारे संघर्ष रहे, क्या रहे? बहुत संघर्ष। कोई भी चीज इतनी आसानी से हमें नहीं मिल जाती। अब आप ये कहो कि बिना परिश्रम के हमें फल खाने को मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप कोई बहुत बड़ा टारगेट रखते हो कि मुझे ये बनना है या मुझे ये करना है, तो उस कंडीशन में हमेशा एक चीज ध्यान रखना, आपको खुद को उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। वेंकट रामन कुल 11 साल की उम्र में मैट्रिक, विशेष योग्यता के साथ इंटरमीडिएट और भौतिकी और अंग्रेजी में स्वर्ण पदक के साथ BA और प्रथम श्रेणी में MA करके मात्र 18 साल की उम्र में कोलकाता में भारत सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट में सहायक जनरल अकाउंटेंट नियुक्त कर लिए गए थे। अब देखिए उनकी मेंटल एबिलिटी कितनी ज्यादा थी कि हम लोग, अभी आप कहेंगे 11 साल का बच्चा 6th में होता है, कितने में होता है? 6th क्लास में होता है, और 18 साल का बच्चा जो है वो इंटरमीडिएट पास तो कर चुका होता है। ठीक है, हम कह रहे हैं वो ग्रेजुएशन कर रहा होता है, लेकिन इन्होंने 18 साल में जो है गवर्नमेंट जॉब ले ली थी। अब देखिए क्या किया इन्होंने, यहां से देखिए, कुल 11 साल की उम्र में इन्होंने मैट्रिक किया, विशेष योग्यता के साथ इंटरमीडिएट भी किया। अब 11 साल का बच्चा क्या करेगा? 11 साल का बच्चा किस में रहता है? 6th क्लास में रहता है। और इन्होंने 11 साल में हाई स्कूल भी कर लिया, मतलब कि मैट्रिक मतलब हाई स्कूल कर लिया, फिर इंटरमीडिएट भी कर लिया, फिर उसके बाद भौतिकी और अंग्रेजी में स्वर्ण पदक के साथ BA किया फिजिक्स में, फिर उसके बाद आए प्रथम श्रेणी में MA करके MA भी कर लिया फर्स्ट डिवीजन में और 18 साल की उम्र, यानी कि जिस उम्र में हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं उस उम्र में ये कोलकाता में भारत सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट में सहायक जनरल अकाउंटेंट नियुक्त कर लिए गए। तो इतनी कम उम्र में इन्होंने इतनी डिग्रियां प्राप्त करी और मात्र 18 साल की उम्र में इन्होंने जॉब भी प्राप्त कर ली। इनकी प्रतिभा से इनके अध्यापक तक अभिभूत थे। अब उन्हें समझ भी नहीं आता था इनके टीचर्स को, अरे भाई ये तो बहुत अच्छा, बहुत प्रतिभावान है, तो वो भी आश्चर्यचकित रह जाते थे। सन 1930 में नोबेल पुरस्कार पाने के बाद CV रमन ने अपने एक मित्र को उस पुरस्कार समारोह के बारे में लिखा था। ठीक है,
जब 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला तो उसके बाद उन्होंने, भाई जाहिर से भाई आज की तरह उस समय फ़ोन तो होते नहीं थे, है ना, तो क्या हुआ, उन्होंने अपने मित्र को एक पत्र लिखा था। जैसे ही मैं पुरस्कार लेकर मुड़ा और देखा कि जिस स्थान पर मैं बैठाया गया था उसके ऊपर ब्रिटिश राज्य की यूनियन जैक लहरा रहा है, तो मुझे अफसोस हुआ कि मेरे दीन देश भारत की अपनी पताका तक नहीं है। इस एहसास से मेरा गला भर आया और मैं फूट फूट के रो पड़ा। अब देखिए, इसको ऐसे रिलेट कीजिए, 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, हमारे देश का अपना कोई भी झंडा उस समय तक पारित नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारा देश ही नहीं था, हमारा देश एक उपनिवेश के रूप में था ब्रिटिश सरकार के, हम पराधीन थे। तो अब इसके चलते अब उन्होंने काम किया था तो नोबेल पुरस्कार के लिए वो गए। अब जब क्या कहते हैं ना कि हम जहाँ बैठे हैं हमारे ऊपर क्या हो रहा है, हमारे पीछे क्या हो रहा है, हमें इतना अंदाजा नहीं होता। भाई वो आए, स्टेज पे चल के आए, यहाँ पर खड़े होकर उन्होंने ऐसे करके पुरस्कार लिया, और पुरस्कार लेकर जब वो इस तरीके से घूमे तो वो जहाँ बैठे थे उन्हें उसका अंदाजा हुआ कि उसके जिस ऊपर यूनियन जैक था, ठीक है, यूनियन जैक आप जानते हैं, ब्रिटिश सरकार का झंडा, वो लहरा रहा था। तब उन्हें अफसोस हुआ कि मैं एक भारतीय होने के नाते मैंने नोबेल पुरस्कार लिया और मैं जिस देश को रिप्रेजेंट कर रहा हूं उस देश का अपना कोई झंडा नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई हमारा देश आज़ादी नहीं हुआ था, तो इस बारे में किसी की सोचने की, भाई संघर्ष तो चल रहे थे, बहुत संघर्ष चल रहे थे, लेकिन अगर हम कोई दूसरा जाएगा तो जाहिर सी बात है, अगर हम उस समय भारत से कहीं बाहर जाते तो हम अपने देश को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहां पर हमारे देश का अभी कोई, उसके ऊपर ब्रिटिश सरकार चल रही थी। तो इस तरह से वो ये सारी चीजें देखकर बहुत ही ज्यादा रो पड़े थे। चंद्रशेखर वेंकट रामन भारत में विज्ञान की उन्नति के चिर आकांक्षी थे। वो चाहते थे कि भारत में जो साइंस है, विज्ञान है, वो बहुत डेवलप करे, ये बहुत दिल से चाहते थे, तथा भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे और भारत को स्वतंत्र कराने के भी उसमें थे। वे महात्मा गांधी को अपना अभिन्न मित्र मानते थे। नोबेल पुरस्कार समारोह के बाद एक भोज के दौरान उन्होंने कहा था, मुझे एक बधाई का तार अपने सर्वाधिक प्रिय मित्र महात्मा गांधी से मिला है जो इस समय जेल में है। ठीक है, तो उनको जब नोबेल पुरस्कार मिला था तो महात्मा गांधी ने उन्हें एक तार भी भेजा था। तार का मतलब वो वायर नहीं होता, पहले क्या होता था ना, बहुत जल्दी अगर हमें मैसेज भेजने होते थे ना तो वो तार के माध्यम से आते थे, ठीक है, उसे तार कहा जाता था। एक मेधावी छात्र से महान वैज्ञानिक तक की रामन की संघर्षमय जीवन यात्रा और उनकी उपलब्धियों की जानकारी यह पाठ बखूबी कराता है। अब हम ये पाठ पढ़ना शुरू करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि उनकी स्टूडेंट्स लाइफ से लेकर, उनकी जो स्टूडेंट लाइफ है उससे लेकर उन्हें जब तक नोबेल पुरस्कार मिला, वो एक एस्टेब्लिश्ड वैज्ञानिक बन गए, तब तक उनके जीवन में बहुत सारे संघर्ष आए। उन संघर्षों से वो किस तरीके से लड़ते रहे, क्या हुआ, ये सारी चीजें आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ। सबसे पहले क्या आ रहा है, देखिए, प्रस्तुत पाठ वैज्ञानिक चेतना के वाहक रामन में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय वैज्ञानिक के संघर्षमय जीवन का चित्रण है। ठीक है, ये तो हमने बता दिया। सीवी रमन का जीवन जितना संघर्षमय रहा उसे पूरी तरीके से इस पाठ में उतारा गया है। लेखक कहता है कि सन 1921 की बात है जब रामन एक बार समुद्री यात्रा कर रहे थे। अब जरा ये डेट्स याद रखिएगा, अगर आप याद नहीं रख सकते हो तो सिंपल, जहां कहीं भी आपने अपनी नोटबुक बनाई है, नोटबुक में जहां कहीं भी आप ये चैप्टर आपने लिखा हुआ है या कुछ भी अगर नहीं किया है तो किसी भी नोटबुक के बैक साइड में आप लिखो 1921 क्या कर रहे थे रामन, समुद्री यात्रा कर रहे थे। ये सामने चीजें डेट के साथ इसे मेंशन करो। जब रामन एक बार समुद्री यात्रा कर रहे थे, रामन को जहाज के डेक पर खड़े होकर नीले समुद्र को देखना, प्रकृति को प्यार करना अच्छा लगता था। उनके अंदर एक वैज्ञानिक की जानने की इच्छा भी उतनी ही मजबूती से थी। अब देखिए, कोई भी अगर वैज्ञानिक होगा, मतलब अब जाहिर सी बात है वैज्ञानिक होगा का मतलब नहीं होता है, बहुत सारे लोगों में हर एक चीज को जानने की क्यूरियोसिटी होती है कि भाई ये ऐसा क्यों है या किस तरीके से है। तो रामन चूंकि एक वैज्ञानिक थे तो उनके अंदर वो क्यूरियोसिटी जन्मजात थी। 1921 में जब ये जहाज की यात्रा कर रहे थे, समुद्र की यात्रा कर रहे थे जहाज से,
तो उसके डेक पर खड़े हो जाते थे और फिर वहां से उस पूरे नीले समुद्र को देखते थे, क्योंकि ये खुद एक प्रकृति प्रेमी रहे हैं। तो अब पहले जहाज की मतलब हवाई जहाज की यात्रा इतना नहीं होती थी, आपको एक जगह से दूसरे जाना जाता होता तो शिप के जरिए ही जाया जाता था। तो वो कर रहे थे, तो खड़े होकर नीले समुद्र को देख रहे थे। अब चूंकि उनके अंदर एक वैज्ञानिक है, तो उसके अंदर एक जिज्ञासा रहती है। अब जिज्ञासा के तहत उनके मन में उभरा एक सवाल। क्या सवाल था? समुद्र का पानी नीला क्यों होता है? ठीक है, देखिए क्या है। लेखक कहता है कि यही जानने की इच्छा के कारण उनके मन में सवाल उठा, आखिर समुद्र का रंग नीला क्यों होता है? कोई और क्यों नहीं होता? आखिर वो ब्लू क्यों है? हम लोग से बहुत सारे लोग कहेंगे तो भाई आसमान का रिफ्लेक्शन पड़ता है इसलिए है। तो एक्चुअली में हम भी यही सोचते हैं कि भाई समुद्र का जल नीला इसलिए है क्योंकि नीले आसमान का रिफ्लेक्शन समुद्र में पड़ता है, इसलिए वो नीला है। कुछ और क्यों नहीं है? ब्राह्मण के मन में अब ये सवाल जागना शुरू हुआ कि भाई समुद्र का जल नीला ही क्यों है? कुछ और भी रंग भी तो हो सकता था। रामन सवाल का जवाब ढूंढने में लग गए। अब उनके दिमाग में जो ये सवाल आया, तो अब उनकी इच्छा थी कि भाई अब तो मुझे जानना है कि भाई ये नीला है तो क्यों है, और मैं इस सवाल का जवाब जान के रहूंगा। जवाब ढूंढते ही वे संसार में प्रसिद्ध हो गए, और जब इसका आंसर मिला तो क्या हुआ? वो फेमस हो गए, वर्ल्ड फेमस हो गए। रामन का जन्म 7 नवंबर सन 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। अब आपको एक फिर नेक्स्ट डेट, आप वीडियो को पॉज करो और लिखो। क्या लिखोगे? 7 नवंबर सन 1888। रामन का जन्म स्थान क्या है? तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली में। तो ये आपको डेट वाइज आप लिखते जाओ, ये ध्यान रखना। तो ये आपको आगे चीजें पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी। तो हमने यहाँ पर क्या देख लिया? ये इनका जन्म देख लिया। वो समुद्री यात्रा कब कर रहे थे? 1921 में, ये भी देख लिया। रामन के पिता रामन को बचपन से ही गणित और फिजिक्स पढ़ाते थे। अब पिता खुद अच्छे खासे जानकार थे, तो इसलिए बचपन से, अब कहते हैं ना कि भाई फर्स्ट तो जो पढ़ाई शुरू होती है वो घर से ही शुरू होती है। तो बचपन में उनको मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाने का काम उनके पापा ही किया करते थे, पिताजी करते थे। लेखक कहता है कि रामन मस्तिष्क विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने के लिए बचपन से ही बेचैन रहता था। ठीक है, तो वो बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि जिन, आप कहते हैं ना बुद्धि है, कि उनका जो रामन का जो मस्तिष्क था वो विज्ञान के बहुत सारे रहस्यों को जानना चाहता था। रामन मस्तिष्क कि क्या चल रहा है, कैसे ये हो रहा है, उनके दिमाग में ये इतने सवाल उठते थे कि भाई ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये ऐसा होकर ऐसा भी हो सकता था। तो हम लोग के दिमाग में भी ऐसे बहुत सारे सवाल उठते हैं, है ना। तो उसी तरह रामन के दिमाग में भी उठा करते थे। अपने कॉलेज के समय से ही उन्होंने अनुसंधान के कार्यों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। अनुसंधान के कार्य यानी कि खोज करना, भाई ये चीजें कैसे होती हैं, क्या हैं। अब हम लोग के यहाँ स्कूल में लैब्स होते हैं ना, पहले इतने एस्टेब्लिश लैब नहीं हुआ करते थे, लेकिन तब भी जो भी चीजें उपलब्ध थी उनसे वो काम किया करते थे। तो जब वो कॉलेज में आए तो उन्होंने इन सारी चीजों के बारे में जानना और परखना शुरू कर दिया कि भाई आखिर ये है क्या, कैसी चीज है, किस तरीके से है, ये सभी चीजें। उनकी दिली इच्छा तो यही थी कि वे अपना सारा जीवन अनुसंधान के कार्यों को समर्पित करते हैं, यानी कि विज्ञान से जुड़े रहस्यों को जानने के लिए वो अपने पूरे जीवन को समर्पित करने को तैयार थे। मगर उन दिनों अनुसंधान के कार्य को पूरे समय के कैरियर के रूप में तेज बुद्धि वाले में अपनाने की कोई खास व्यवस्था नहीं थी। अब ये कहा जाए कि हम पूरी तरीके से, जैसे आजकल आप देखेंगे तो वैज्ञानिकों का प्रोफेशन, मतलब वो जो काम कर रहे हैं उनके लिए इतनी उनको अर्निंग हो जाती है कि वो दिल लगाकर अपना दिल का काम भी करते हैं और उससे फायदा भी होता है। तो उनका घर भी चल रहा है, उनका मन का काम भी हो रहा है और देश को उससे फायदा भी हो रहा है। लेकिन उस समय जब रामन थे तो आप इसे एज अ प्रोफेशन नहीं अपना सकते थे। वो चाहते थे कि भाई मैं अपना पूरा करियर जो है मैं इसी में बना लूं।
मैं बहुत सारी, मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, मैं इन सारी चीज़ों के बारे में खोजूं, जानूं और बहुत सब्जेक्ट सबको बताऊं, लेकिन इसको आप एज अ करियर नहीं कर सकते थे, क्योंकि आप खोज करना चाहो तो कर लो, लेकिन उससे आपकी अर्निंग नहीं होगी। भाई अर्निंग नहीं होगी तो हमारा जीवन यापन कैसे होगा? सिंपल सी एक चीज़ है ना, हर चीज़ एक चीज़ के साथ जुड़ी होती है। एक होता है मन का काम करना, दूसरा होता है उससे अर्निंग करना, बहुत कुछ होता है। तो वही चीज़ उन्होंने कहा कि भाई अनुसंधान को पूरे समय के करियर के रूप में कोई भी व्यक्ति अपना नहीं पाता था, क्योंकि उससे उनको इतनी अर्निंग नहीं हो पाती थी। रामन अपने समय के अन्य तेज बुद्धि वाले छात्रों की ही तरह भारत सरकार के आय व्यय से संबंधित विभाग में अफसर बन गए। अब क्या हुआ? भाई बुद्धि तो तेज थी ही थी, तो अब उनको ये हुआ कि भाई जीवन यापन के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो उनका मन तो क्या था? वैज्ञानिक कार्यों में, अनुसंधान करने में, खोज करने में। लेकिन फिर हुआ क्या कि अब चूंकि उस पर भारी पड़ी उनकी नीड्स, उनकी ज़रूरतें, तो उन्होंने जो है वो भारत के वित्त विभाग में नौकरी कर ली कि आय व्यय जो कुछ भी है वो उसका सारा ब्यौरा देने पड़े। अब देखिए उस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था, ध्यान रखना, भारत आज़ाद नहीं था, हम परतंत्र थे। तो भारत सरकार का मतलब उस समय ब्रिटिश शासन में था, ठीक है। लेखक कहता है कि रामन ने कलकत्ता में सरकारी नौकरी करते हुए भी अपने स्वभाव के अनुसार अनुसंधान के कार्य के प्रति अपने झुकाव को बनाए रखा। अब वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, उनके फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उनका तो इच्छा थी कि भाई वो विज्ञान से जुड़े रहें, खोजें करते रहें, तो वो उससे जुड़े रहे। मतलब पूरा दिन ऑफिस में करना, जो एक हमारा 8 घंटे का टाइम है वो वहाँ पर करते थे, उसके बाद का अपना समय वो अपनी इच्छा अनुसार विज्ञान के अनुसंधानों में लगा दिया करते थे। कलकत्ता में रहते ही उन्होंने ये काम किया। दफ्तर से समय मिलते ही वे लौटते हुए बहु बाजार आते थे। अब देखिए वो कैसे करते थे, ऑफिस से लौटते, रास्ते में कौन सी जगह पड़ती? बहु बाजार। वहीं इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला थी। अब ये नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वहीं पर इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की ये क्या थी? लेबोरेटरी थी, प्रयोगशाला थी, जहां पर आकर वो खोज किया करते हैं। लेखक कहता है कि प्रयोगशाला अपने आप में एक अनूठी संस्था थी, जिसे कलकत्ता के एक डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने वर्षों की कठिन मेहनत और लगन के बाद खड़ा किया था। अब देखिए ये नाम ही ये बता रहा है कि ये एक तरीके से साइंस को पूरी तरह डिवोटेड प्रयोगशाला थी, जिसमें जो लोग बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होते हैं वहाँ पर आकर इस तरह के काम किया करते थे। तो रामन भी जाते थे, लेकिन इस प्रयोगशाला को स्थापित किसने किया था? वो थे महेंद्रलाल सरकार ने बहुत पहले अपनी मेहनत और लगन से इस प्रयोगशाला को स्थापित किया था। लेखक कहता है कि संस्था का उद्देश्य देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना था, यानी कि लोगों के अंदर वैज्ञानिक बनने की जो चेतना है, जो चाहत है, उसको बढ़ाना था। भाई बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, बहुत ज़्यादा दिमागदार होते हैं, लेकिन उन्हें सही मोटिवेशन नहीं मिल पाता, सही रास्ता नहीं मिल पाता, इसलिए वो सही रास्ते को पकड़ नहीं पाते। तो यहाँ पर इस जो लेबोरेटरी थी, इसमें क्या किया जाता था कि जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आके यहाँ पर प्रयोगशाला करते थे, प्रयोग किया करते थे, खोजें किया करते थे, तो लोगों के अंदर वो इंटरेस्ट जगता था। और ये इनके द्वारा ऐसे बहुत से जो हैं वर्कशॉप चलाए जाते थे, जिसके ज़रिए लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर खास तौर से ये विज्ञान के प्रति अनुसंधान करने की जो इच्छा है वो जागे। अपने महान उद्देश्यों के बावजूद इस संस्था के पास औजारों की बहुत कमी थी। अब इक्विपमेंट्स होते हैं, अब आप जाएंगे अगर किसी भी प्रयोगशाला में, आपके स्कूल में ही भाई है, लेबोरेटरी है, तो वहां पर आप देखते हैं ना बहुत तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा काम कर रही थी, लेकिन इसको फंडिंग नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से उसके पास वो सारे औजार जो अनुसंधान करने के लिए ज़रूरत पड़ते हैं, जो चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, उनकी कमी इनके पास बनी रहती थी। लेखक कहता है कि उन्हीं दिनों रामन वाद्य यंत्रों की ओर भी आकर्षित हुए। अब क्या हुआ? वाद्य यंत्र यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ ये आकर्षित हुए। अब इनके आकर्षण का, अब इनका दिमाग तो खोजी दिमाग,
जिज्ञासु दिमाग कि भाई ये ऐसा क्यों होता है। तो वाद्य यंत्र ये बजाने के लिए आकर्षित नहीं हुए, वाद्य यंत्र से निकलने वाली ध्वनियों के प्रति ये आकर्षित हुए। पश्चिम देशों को भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्य यंत्रों की तुलना में घटिया लगते थे। यानी कि जो विदेशी लोग थे उन्हें ये लगता था कि भाई हमारे जो ये वाद्य यंत्र हैं इनके मुकाबले भारतीय वाद्य यंत्र बड़े घटिया हैं, मतलब बड़े पुराने से हैं, पिछड़े से हैं। ये तो भाई देखिए, हम अभी की बात नहीं करें, हम बहुत पहले जाएं, आज से हम आप पहले चले जाइए 30 साल पहले भी, तो पूरे विश्व में भारत की संस्कृति, यहाँ के लोगों की सोच, रहन सहन, सारी चीजों के लिए सोच बहुत ही निम्न स्तर की थी। ये तो पिछले कुछ सालों में भारत ने बहुत प्रगति करी है, जिसकी वजह से आज भारतीय लोगों और इनकी संस्कृति को आज पूरा विश्व झुककर प्रणाम कर रहा है ना। तो जब वाद्य यंत्रों को लेकर रामन ने देखा कि भाई जो विदेशी लोग हैं वो भारतीय वाद्य यंत्र को बहुत ही घटिया कहते हैं, तो ये चीज हमारे ऊपर चोट थी। एज भारतीय होने के नाते हमें तो बहुत बुरा लगेगा कि भाई कोई बाहर वाला कहे कि अरे भारतीय वाद्य यंत्र तो बड़े घटिया हैं, बड़े बेकार है, तो हमारे तो ईगो पर आ जाएगी, हमें तो गुस्सा आ जाएगी। सेम वही चीज रामन के साथ हुई। रामन को भी बड़ा बुरा लगा कि भाई हमारे भारतीय यंत्र, सितार है, तानपुरा है, हारमोनियम है, तबला है, इन सभी को लोग बड़ा ही घटिया कहते हैं। अब रामन के अंदर जागी खोज करने की इच्छा, क्या कहते हैं, और रामन ने वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर पश्चिमी देशों के इस संदेह को तोड़ने की कोशिश की कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्य यंत्रों की तुलना में घटिया हैं। लेखक कहता है उन्हीं दिनों कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के पद निकले हुए थे। अब चूंकि रामन को इस चीज के लिए बहुत बुरा लगा कि भाई कैसे कोई भारतीय वाद्य यंत्रों को इस तरीके से बुरा कह सकता है। अब इन्होंने उनसे निकलने वाली ध्वनियों, वाइब्रेशन, इन सभी पर खोज करना शुरू किया, एक्सपेरिमेंट शुरू किए, और अंत में आकर वो इस चीज पे पहुंच भी गए कि भारतीय वाद्य यंत्र पाश्चात्य वाद्य यंत्रों से कहीं ज्यादा अच्छे हैं। इनसे निकलने वाली ध्वनियां हमको सुकून देती हैं, शांति देती हैं और आसपास के एनवायरनमेंट के साथ तालमेल भी बिठाती हैं। अब जिन दिनों ये वाद्य यंत्रों की खोज कर रहे थे, उसी समय उन्हीं दिनों कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के पद भी निकले। देखिए अभी फिलहाल वो क्या कर रहे हैं, अभी वो भारत सरकार के वित्तीय मंत्रालय में एक अफसर हैं, ठीक है। साथ ही साथ वो इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस के में लैब्स में जाकर बहुत सारे जो है वो प्रयोग भी करते हैं। फिर उन्हीं दिनों ये भारतीय और पाश्चात्य वाद्य यंत्रों को लेकर जो एक सोच सामने आई, उसको लेकर भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिए और उन्हीं दिनों कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद के लिए भी नियुक्तियां प्रारंभ हो गई। मुखर्जी महोदय ने रामन के सामने प्रस्ताव रखा कि वे सरकारी नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद स्वीकार कर लें। अब मुखर्जी कौन, उनके एक फ्रेंड भी थे और जो कलकत्ता विश्वविद्यालय में भी कार्यरत थे। उन्होंने कहा कि भाई तुम जो सरकारी नौकरी कर रहे हो वित्तीय विभाग में, इसे छोड़ दो और एक प्रोफेसर के पद पर यहाँ कलकत्ता विश्वविद्यालय में पद को स्वीकार कर लो। रामन के लिए यह एक कठिन निर्णय था, क्योंकि लेखक कहता है कि उस जमाने के हिसाब से वे एक अत्यंत प्रतिष्ठित सरकारी पद पर थे, जिसके साथ मोटी तनख्वाह और अनेक सुविधाएं जुड़ी थी। उन्हें नौकरी करते हुए 10 वर्ष बीत चुके थे। अब आपसे कोई ये कहे, सिंपल एक चीज है, एक तरफ आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट क्या है, एज अ एक साइंस के प्रति आपका झुकाव, ठीक है, अपने आप को आप रामन समझो और आपका झुकाव साइंस की तरफ है, ठीक है। अब अगर आप उस साइंस के पद की तरफ झुकाव जाते हो तो प्रोफेसर का पद उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन प्रेजेंट समय में आप जहां पर जॉब कर रहे हो वो एक बहुत ही उच्च पद है, उस पर काम करते आपको 10 साल हो चुके हैं, आपको अच्छी सैलरी मिलती है और उसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटीज भी मिलती हैं। तो अब ये निर्णय तो कठिन हुआ कि भाई इतनी अच्छी जॉब छोड़ के तुम एक प्रोफेसर की जॉब ले लो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा साइंस के प्रति इंटरेस्ट है। अगर तुम ये जॉब लेते हो तो तुम जो हो वहां पर अपने हिसाब से सारी चीजें एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बच्चों को पढ़ा सकते हो, लेकिन ये कि वो सिर्फ वहां पे तुम्हारा इंटरेस्ट रहे, सिंपल सी एक चीज।
ऐसे हालत में सरकारी नौकरी छोड़कर कम वेतन कम सुविधाओं वाले विश्वविद्यालय की नौकरी में आने का फैसला करना रामन के लिए बहुत हिम्मत का काम था और आखिर उन्होंने ये फैसला किया। उन्होंने वो सरकारी पद को छोड़ दिया और प्रोफेसर के पद को ग्रहण कर लिया, लेकिन ये फैसला अपने आप में बहुत कठिन था। लेखक कहता है कि रामन सरकारी नौकरी की सुख सुविधाओं को छोड़ सन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी में आ गए। ठीक है, तो 10 साल तक सरकारी वित्तीय विभाग में काम करने के बाद इन्होंने वो पद छोड़ दिया और सन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद की नियुक्ति ले ली। सन 1921 में जब रामन समुद्र यात्रा कर रहे थे, ठीक है, 1917 में ये क्या किया, इन्होंने प्रोफेसर का पद ले लिया। अब 1921 में क्या कर रहे थे, समुद्र यात्रा कर रहे थे। तो उस समय जब रामन के मस्तिष्क में समुद्र के नीले रंग की वजह से सवाल बार बार उठने लगा, तो उन्होंने इस दिशा में कई प्रयोग किए। अब जैसे मैंने बताया कि जब वो समुद्र यात्रा कर रहे थे तो समुद्री जहाज के डेक पर जाकर खड़े हो गए। अब उस भाई हमें तो समुद्र में जब यात्रा करेंगे चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देगा और वो पानी का रंग नीला। अब रामन के दिमाग में ये सवाल उठा कि भाई ये समुद्र का जल नीला ही क्यों है, कोई और रंग भी हो सकता था, ऐसा क्यों है कि कोई और रंग क्यों नहीं। तो अब इसके चलते उनके दिमाग में जिज्ञासु दिमाग है। अब जैसे हम लोग ये बोले कि भाई घास का रंग हरा ही क्यों होता है, तो आप सभी को ये पता है कि फोटोसिंथेसिस के कारण उनका रंग हरा रहता है। ठीक है, सिंपल चीज है। हमारे खून का रंग लाल क्यों रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे ब्लड में 2 तरह के प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। रीजंस होते हैं, हर चीज के पीछे अपने एक रीजंस होते हैं। उसी तरीके से अगर हम ये कहें कि भाई समुद्र का जल नीला है तो नीला ही क्यों है, आप इसके लिए भाई हमको जो बचपन से हमने सीखा कि भाई आसमान का रंग नीला तो समुद्र का जल नीला, लेकिन देखिए उसके नीलेपन में, आसमान के नीलेपन के और समुद्र के नीलेपन में अलग होता है। उसमें वो ब्लू भी नहीं होता, वो पूरी तरीके से एक्वा ग्रीन कलर होता है। एक्वा ग्रीन कलर अलग तरीके का रहता है ना। तो वही चीजें रीजन जानने के लिए उनके दिमाग में जो है कहते हैं ना कीड़ा दौड़ जाना, वो दौड़ गया कि भाई मैं पता करूंगा कि आखिर ऐसा क्यों है, जिसका परिणाम रामन प्रभाव की खोज के रूप में सभी के सामने आया। अब उन्होंने इस बारे में खोज करी और इसका नतीजा भी निकाला। नतीजा क्या निकला एक्चुअल मुझे नहीं पता है, हाँ मैं पढ़ने की कोशिश जरूर करूंगी कि क्या नतीजा था, लेकिन हाँ उसका जो नतीजा निकला वो पूरा, अब कहते हैं ना कोई वैज्ञानिक अगर किसी चीज की खोज करता है तो उसी के नाम पर वो चीजें हो जाती हैं। ठीक है, अब उसी तरीके से रामन ने जब इस चीज का पता लगाया तो वो उनके नाम से विख्यात हुआ, रामन प्रभाव। ठीक है, समुद्र का जल नीला क्यों होता है, इसका जो भी नतीजा निकला उसे रामन प्रभाव के नाम से वो प्रसिद्ध हो गया। लेखक कहता है कि रामन ने अनेक ठोस रवों और तरल पदार्थों पर प्रकाश के किरण के प्रभाव का अध्ययन किया। अब आप सभी को पता है कि जब रोशनी आती है, यानी कि जब प्रकाश आता है, तो वो अलग अलग चीजों से अगर गुजरेगा तो वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। इन्होंने क्या बोला, अनेक ठोस रवों से, यानी कि शीशे से गुजारा, जिस चीज से भी गुजारा जो सॉलिड चीज होती है। फिर उसके बाद इन्होंने तरल पदार्थ से गुजारा, पानी से गुजारेंगे तो कैसा होगा, पेट्रोल से गुजारेंगे तो मतलब अलग अलग तरल पदार्थों से भी गुजार के रोशनी की किरण पे क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर भी उन्हें अध्ययन किया। इस अध्ययन से उन्होंने पाया कि एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है तो गुजरने के बाद उसके वर्ण में परिवर्तन आता है। वैसे तो रोशनी आ रही है एक वर्णीय, हमें खाली एक रंग में ही दिख रही है, लेकिन जब वो किसी भी चीज से गुजरेगी तो उसमें परिवर्तन आता है, उसकी चाल में परिवर्तन आता है, वो कई रंगों में बट जाती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये तो हम लोग को भी पता है, हम लोगों ने इतना साइंस में पढ़ा हुआ है कि ऐसा होता है। एक वर्णीय प्रकाश की किरण में सबसे अधिक ऊर्जा बैजनी रंग के प्रकाश में होती है, यानी कि जो पर्पल कलर होता है उसमें सबसे ज्यादा, हम लोग के दिमाग में आएगी तो हम लोग कहेंगे भाई सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो लाल रंग में होती है, ऐसा नहीं, सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें होती है, पर्पल कलर में होती है। बैजनी के बाद क्रम के अनुसार नीले, आसमानी, हरे, पीले, नारंगी और लाल रंग का नंबर आता है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें है, पर्पल कलर में, उसके बाद आती है ब्लू कलर में, फिर आती है स्काई ब्लू कलर में, फिर ग्रीन कलर में, फिर येलो कलर में, फिर ऑरेंज कलर में और उसके बाद लाल कलर में। तो रेड कलर में एनर्जी सबसे लोएस्ट पॉइंट पे रहती है।
इस प्रकार लाल रंग की प्रकाश की ऊर्जा सबसे कम होती है। ये चीज उन्होंने देखी कि भाई ये इस तरीके से जब प्रकाश गुजरता है तो उस प्रकाश में किस रंग में कितनी एनर्जी होती है। आप सभी को पता है भाई, ये तो हमारा रेनबो कलर्स हो जाते हैं ना, 7 कलर्स हुए ना। आप देखिए, पर्पल, ब्लू, स्काई ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, तो ये 7 कलर्स हुए है ना, ये डिवाइड होते हैं। और इनमें सबसे ज्यादा किसमें एनर्जी है? पर्पल कलर में। उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर्स में ये लिखे हुए हैं। आइंस्टाइन से पहले के वैज्ञानिक प्रकाश को तरंग के रूप में मानते थे। तरंग यानी कि एक वाइब्रेशन के रूप में मानते थे, ठीक है। मगर आइंस्टाइन ने ही सबसे पहले बताया कि प्रकाश बहुत ही छोटे छोटे कणों की तेज धारा के समान है। आइंस्टाइन ने ये चीज पहले बताई थी, ठीक है। इन बहुत ही छोटे छोटे कणों की तुलना आइंस्टाइन ने बुलेट से की और इन्हें प्रोटॉन नाम दिया। आप समझ में, जो प्रकाश गुजर रही है वो बहुत छोटे छोटे कणों से है, और वो छोटे छोटे कण जो हैं वो किसी भी बुलेट के समान, गोली के समान है, इसीलिए उसका नाम क्या दिया गया? प्रोटॉन। लेखक कहता है कि रामन के प्रयोगों ने आइंस्टाइन की धारणा का प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया। अब आइंस्टाइन ने ये एक धारणा बनाई थी कि ऐसा होता है, लेकिन इस पर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट करके अपनी बात को साबित नहीं किया उन्होंने, ठीक है। कहते हैं ना, हम बहुत सारी चीजें कह देते हैं। हमने कह दिया कि भाई तुम आज अगर ये काम करोगे तो जरूर तुम्हारा कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, ये तो हमने कह दिया, लेकिन इसे एज अ प्रूफ हमने कहीं साबित नहीं किया, ठीक। वही चीज हुई, आइंस्टाइन ने ये बात कही तो कि प्रकाश जो है वो एक वाइब्रेशन नहीं होती है, वो बहुत ही छोटे छोटे कणों की बहुत तेज धारा होती है, जैसे कि बुलेट, उसे हम प्रोटॉन कहते हैं। ये बात रामन ने साबित करी। रामन ने ये बात साबित करी। उन्होंने प्रकाश की किरणों को अलग अलग सॉलिड एंड लिक्विड मटेरियल से गुजारा, जिसकी वजह से वो अलग अलग रंगों में डिवाइड हुई, और हर एक एनर्जी, हर एक कलर के साथ जो एनर्जी रिलीज होती है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये बताया कि प्रकाश जो है वो छोटे छोटे प्रोटॉन का एक बहुत ही तेज तीव्र गति की ये धारा होती है। ये चीज रामन ने पूरी तरीके से स्टेब्लिश कर दी। क्योंकि एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन यह साफ तौर पर प्रमाणित करता है कि प्रकाश की किरण बहुत ही तेज गति से सूक्ष्म कणों के प्रभाव के रूप में व्यवहार करती है। अब देखिए, इतने सूक्ष्म कण होते हैं कि वो किसी भी सॉलिड या लिक्विड से इजीली गुजर सकती है। ये बात रामन ने साबित करी कि ये बहुत ही तीव्र गति से चलती है। कैसे चलती है? बहुत ही तीव्र गति से चलती है। लेखक कहता है कि रामन की खोज की वजह से पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज और आसान हो गया। अब जब रामन ने ये चीज साबित कर दी कि प्रकाश बहुत ही छोटे छोटे कणों की बहुत तीव्र धारा होती है, तो उन्हें प्रोटॉन कहा जाता है। अब उन प्रोटॉन्स का अध्ययन करना आसान हो गया, ठीक है। उन्होंने बता तो दिया कि भाई ये चीज मौजूद है। अब आगे वैज्ञानिकों ने उन प्रोटॉन्स के भी अणु और उसके भी विभाजित कणों, परमाणुओं का अध्ययन उनके लिए आसान हो गया, क्योंकि उन्हें पता चला कि ये चीज मौजूद है। अगर हमें अभी तक ये पता ही नहीं था कि भाई ये मौजूद है, रामन ने ये चीज बताई कि भाई ये मौजूद है, तो जब मौजूद है तो उस पर कार्य शुरू हो गया। पहले इस काम के लिए अवरक्त स्पेक्ट्रम विज्ञान का सहारा लिया जाता था। यह बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसीजर था। लेखक कहता है कि यह मुश्किल तकनीक है और गलतियों की संभावना बहुत अधिक रहती थी। तो ये जो स्पेक्ट्रम चीज यूज की जाती थी, इसके तहत क्या होता था, एक तो ये बहुत लंबी प्रोसीजर था, बहुत मुश्किल था, और इसमें गलतियां होने की भी संभावना बहुत थी। रामन की खोज के बाद पदार्थों के अणुओं की और परमाणुओं की बनावट के अध्ययन के लिए रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा। अब रामन ने जब ये चीज स्टेब्लिश कर दी कि भाई इन प्रोटॉन्स के भी अणु और परमाणु होते हैं, तो फिर रामन की थ्योरी पर ही काम करना शुरू किया गया। यह तकनीक एक वर्णीय, यहाँ पर वर्षीय नहीं है, एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन के आधार पर पदार्थों और अणुओं और परमाणुओं की संरचना की सटीक सही जानकारी देती थी। अब प्रकाश क्या है? एक वर्णीय, वो एक धारा में आता है। अब उसके बाद वो क्या करते थे? वर्ण परिवर्तन करते थे, यानी कि उस एक धारा को डिवाइड करते थे,
जो रोशनी आ रही है उसको डिवाइड किया जाता था। अब डिवाइड करने के बाद उनके अणुओं और परमाणुओं पर परीक्षण करना आसान हो गया। इस जानकारी की वजह से पदार्थों का प्रयोगशाला में मिलान करना तथा उनके उपयोगी पदार्थों का बनावटी रूप में निर्माण करना संभव हो गया। अब इस रामन की इस खोज के कारण इनमें अध्ययन करना, इनके रिएक्शंस इनको पूरी तरीके से उनके बारे में खोज करना, जानकारी करना पहले के मुकाबले में काफी आसान हो गया। लेखक कहता है कि रामन प्रभाव की खोज ने रामन को विश्व में सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक की पंक्ति में खड़ा कर दिया था। रामन प्रभाव क्या था कि भाई समुद्र का जल नीला क्यों होता है, जो इसकी इन्होंने खोज करी वो रामन प्रभाव के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इस चीज ने इन्हें विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिकों की लाइन में लाकर खड़ा कर दिया। यानी कि जहां पर आइंस्टाइन लोग जहां पर खड़े थे वहां पर आकर रामन खड़े हो गए। रामन के जीवन में अब तो पुरस्कारों और सम्मानों की तो जैसे झड़ी ही लग गई। बहुत सारे पुरस्कार उनको मिले। सन 1954 में रामन को देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। अब उन्होंने भाई बहुत सारे पहले तो एक्सपेरिमेंट कर लिए थे, लेकिन भारत देश आजाद नहीं था तो उसका अपना कोई सम्मान नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन भारत आजाद हुआ कब? सन 1947 में, और फिर 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है। लेखक कहता है कि रामन नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक बने। अब नोबेल आप जानते हैं, नोबेल पुरस्कार पूरा ग्लोबली रूप से दिया जाता है, तो वो पाने वाले पहले, अब उसके बाद तो बहुतों को मिला, लेकिन सबसे पहला पुरस्कार सीवी रामन को ही मिला था। लेखक कहता है कि भारतीय संस्कृति में रामन को हमेशा ही गहरा लगाव रहा। भारतीय, हमारी जो संस्कृति है, अब देखिए इसकी झलक मिलेगी। वो विदेश गए लेकिन तब भी वो पूरे दक्षिण भारतीय परिधान में ही रहे। देखिए उन्होंने अपनी भारतीय पहचान को हमेशा अखंडित रखा, अर्थात उन्होंने अपनी भारतीय पहचान को नष्ट नहीं होने दिया। लेखक कहता है रामन विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए करंट साइंस नामक एक पत्रिका का भी संपादन करते थे। अब जैसे इन्होंने बताया ना कि जब वो बाहर गए, भाई जाहिर सी बात है ये पुरस्कार लेने, बहुत सारे जो है सेमिनार वगैरह अटेंड करने, अक्सर इन्हें बाहर जाना पड़ता था अपने भारत से बाहर। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने अपनी संस्कृति को छोड़ा हो। वो हमेशा भारतीय परिधान में रहते थे, भारतीय भोजन करते थे, मदिरा का सेवन नहीं करते थे, मांस मछली नहीं खाते थे। तो जो उनकी संस्कृति थी उन्होंने बाहर जाकर भी अपनी संस्कृति को बनाए रखा। कभी भी ये नहीं हुआ कि भाई विदेशी संस्कृति उनके ऊपर हावी हो। लेखक कहता है कि रामन विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए करंट साइंस नामक एक पत्रिका निकालते थे, ताकि विज्ञान के बारे में लोग ज्यादा जाने और समझें और लोगों का इंटरेस्ट जागे। रामन प्रभाव केवल प्रकाश की किरणों तक ही सिमटा नहीं था। उन्होंने अपने व्यक्तित्व की प्रकाश की किरणों से पूरे देश को प्रकाशित किया और प्रभावित किया। उन्होंने सिर्फ रामन प्रभाव के जरिए ये चीज साबित करने की कोशिश नहीं करी कि किरणों में ही जो है इतनी ज्यादा एनर्जी होती है, किरणें इतनी तरह की होती हैं। उन्होंने अपने व्यक्तित्व का प्रकाश भी पूरे विश्व में फैलाया और लोग उससे प्रभावित भी हुए। उनकी मृत्यु यानी कि रामन की मृत्यु 21 नवंबर सन 1970 के दिन 82 वर्ष की आयु में हो गया। कब हुआ? 21 नवंबर 21 नवंबर को 1970 के दिन 82 वर्ष की आयु में सीवी रमन की मृत्यु हो गई। लेखक कहता है कि रामन वैज्ञानिक चेतना और दृष्टि की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। लोगों के अंदर वैज्ञानिकता को लेकर जो जागरूकता पैदा करनी थी वो तो रामन ने करी ही, लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तित्व की छाप भी लोगों के अंदर इस हद तक छोड़ी कि लोगों ने इस तरफ भी अपने रास्ते को चुना। पहले तो भाई हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, लेकिन हम एक वैज्ञानिक बनेंगे, ये बात रामन ने लोगों के दिलो दिमाग में भरी कि ये भी एक क्षेत्र है जिस तरफ आप बढ़ सकते हैं। उन्होंने हमें हमेशा ही यह संदेश दिया कि हम अपने आसपास घट रही विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन एक वैज्ञानिक दृष्टि से करें। देखिए
एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण हर एक बच्चे के अंदर होता है। देखना कैसे होता है, आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा, आप उन्हें खिलौने लाकर दो, वो उसको खोलना शुरू कर देते हैं, इसके अंदर क्या है। उनके सवाल ऐसे होते हैं, भाई रोटी गोल क्यों है, सूरज गोल क्यों है, चंद्रमा गोल क्यों है, में ये बाल काले क्यों हैं, इतने सारे सवाल होते हैं। तो ये जिज्ञासु प्रवृत्ति बच्चों के अंदर बचपन से होती है। वही प्रवृत्ति को रामन ने कहा आप आगे बनाए रखिए। हमारे प्रकृति में आसपास ऐसी इतनी चीजें हैं कि उनके बारे में हम खोज कर सकते हैं कि भाई ये ऐसा क्यों होता है। अब किसी के दिमाग में तो ये आया होगा कि पेड़ पौधे हरे ही क्यों होते हैं, तभी तो खोज की गई। जैसे कि रामन के दिमाग में आया कि भाई समुद्र का जल नीला ही क्यों होता है। सिंपल सी एक चीज है ना। तो जब हम अपने आसपास जिज्ञासु प्रवृत्ति की दृष्टि से देखते हैं तो हमारे दिलो दिमाग में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि ये चीज ऐसी क्यों हो रही है, और रामन यही चाहते थे। तभी तो उन्होंने संगीत के सुरताल और प्रकाश की किरणों की चमक के अंदर से वैज्ञानिक सिद्धांत खोज निकाले। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्रों और पाश्चात्य वाद्य यंत्रों में जो एक्सपेरिमेंट किए, उनकी धुनों से जो खोज करी, उससे ये पता चला कि भाई किस तरीके से भारतीय वाद्य यंत्र बाकी देशों के वाद्य यंत्रों से उम्दा है। फिर प्रकाश की किरणों के बारे में खोज किया। क्यों? क्योंकि उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति थी। वरना यार इसमें अगर हम मान रहे हैं गिटार में ये धुन निकल रही है तो निकल रही है, पियानो में निकल रही है तो निकल रही है, सितार में निकल रही है, मगर इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक रीजन हो जाता है तो हम तो ये कभी नहीं सोच सकते थे, है ना। लेकिन रामन ने सोचा और उसकी खोज करके भी निकाली। हमारे आसपास ऐसी ना जाने कितनी ही चीजें बिखरी पड़ी हैं जो अपने पात्र की तलाश में हैं, यानी कि उन चीजों के बारे में खोज किया जाए, ऐसे व्यक्ति की तलाश में वो चीजें आज भी हैं। लेखक कहता है कि हमें केवल जरूरत है रामन के जीवन से प्रेरणा लेने की और प्रकृति के बीच छुपे वैज्ञानिक रहस्य का भेदन की। यानी कि हमें सीवी रमन का जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरीके से उनके जिज्ञासु मन ने उन्हें शांत नहीं बैठने दिया। संघर्ष जरूर रहे लाइफ में, लेकिन उस संघर्ष के चलते भी उन्होंने ऐसी खोजें कर निकाली जो हमारी प्रकृति में छुपी हुई थी, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है वाद्य यंत्रों की धुन और किरण भाई आती है तो किस तरीके से अलग अलग रंगों में बट जाती है। तो ये एक उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति थी जो हमें इनके जीवन से सीखनी चाहिए। यही चीज धीरंजन मालवीय ने हमारे सामने रखने की कोशिश करी कि हमें चंद्रशेखर वेंकट रामन से बहुत कुछ सीखने को मिले। तो ये था हमारा 4th चैप्टर, जहां पर हमने चंद्रशेखर वेंकट रामन जी के बारे में पढ़ा, जिसे हमारे सामने रखा धीरंजन मालवीय जी ने। बहुत अच्छे से हमने इसको समझा चीजें। अब बारी आती है इन पर आधारित कुछ प्रश्नों की, तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि नेक्स्ट वीडियो तक का। तब हम लेकर आएंगे इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को। ठीक है, तो मिले अगली बार और इनके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। तो मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।